आज हम जानेंगे औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन कैसा था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे लोग जो लगान वसूल किया करते थे उसमें भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कर वृद्धि हो गई। तो पहली बात क्या होगी, देखो पहली बात यह होगी कि अंग्रेज सरकार, कौन, अंग्रेज सरकार, अंग्रेज सरकार को क्या था, खेती की जमीन, चरवाहों को, जो चरवाहे थे, चारागाह थे, क्या थे, चारागाह, जो भी चारागाह थे उनको खेती की जमीन में, किसकी जमीन में, खेती की जमीन में, खेती की जमीन, खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। और जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कौन कौन से, भाई खेती की जमीन होगी तो खेती में क्या हो सकता है, जूट, पटसन, जानते हैं पटसन की खेती होती है, पटसन, कपास, गेहूं, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो सकता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। अंग्रेज अफसर बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था अंग्रेजों को। उनसे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे। कैसी मानते थे अंग्रेज, अंग्रेज सरकार ऐसी जमीन को बेकार मानती थी जिससे कोई कर भी नहीं होता, प्राप्त हो रहा था, ना ही कोई खेती से संबंधित कपास, पटसन, जूट, गेहूं, ऐसे कोई उत्पादन वाली चीजें उत्पादन नहीं होता था। तो उसको क्या मानते थे, अंग्रेज सरकार उस जमीन को बेकार मानती थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए गए। किसके लिए, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। और इन कायदे कानून के जरिए सरकार गैर खेतीहर जो थे, कौन थे, गैर खेतीहर, खेतीहर, गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियासतें दी गई थी और इन जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव के मुखिया बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था, गांव के मुखिया। कुछ जो जिनको जमीन दी जाती थी उनको गांव का मुखिया बना दिया जाता था। मुखिया, मुखिया होता ना जिसको हम प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय पे मुखिया बना दिया जाता था। इस तरह कब्जे में ली गई जमीन, ज्यादातर जमीन चारागाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा हो गई। चरवाहों के लिए समस्या पैदा होनी थी भाई, नहीं होनी थी। पहली बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। क्या किए गए, वन अधिनियम, वन अधिनियम पारित, वन अधिनियम पारित। 19वीं सदी तक आते आते देश में विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे थे। इन कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया, आरक्षित, क्या कर दिया, आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। चरवाहे नहीं जा सकते थे, बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित कर घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें थी। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे, पशुओं के चरने से क्या होता है, जो जंगलों के जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोंपलें नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़
छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। क्या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हो भी सकता है, हैं? वन अधिनियमों के वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। रोक दिया गया। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था। भाई जंगल में दाखिल होने के लिए उनको परमिट लेना पड़ता था, लाइसेंस। ठीक है। और जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी। इस परमिट पर जंगल में घुसने की तो थी, वापसी की तारीख भी पहले से ही तय होती थी। वह जंगल में बहुत ही कम दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना भी हो, घास कितनी भी हो और चारों तरफ कितनी ही हरियाली क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा दिन तक चरवाहे किसी भी जंगल में नहीं रुक सकते थे। इसलिए उन्हें निकलना पड़ता था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। जो वन विभाग ने परमिट जारी किए थे उनके अधीन थी। और परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर क्या कर दिया जाता था? उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? जुर्माना लगा दिया जाता। क्लियर हुई बात? समझ पाए कोई दिक्कत? अब देखो तीसरी बात क्या है। तीसरी बात थी कि अंग्रेजी अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। घुमंतु कल हमने बात करी थी ना, घुमंतु की पिछली क्लास में हमने बात करी थी घुमंतु। और घुमंतु पहाड़ी इलाकों पे तो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना स्थान बदलते थे, लेकिन मैदानों में, पठारों में और रेगिस्तान में किसके आधार पर? बारिश के आधार पर और सूखे के आधार पर, है ना, उसके आधार पर अपना स्थान बदला करते थे। और ये अंग्रेजी अफसर जो थे घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरवाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे और उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह ही टिक कर रहते थे। भाई अंग्रेजी सरकार के लिए जो एक ही जगह टिक कर रहते थे उनको नियंत्रित करना तो आसान था, लेकिन जो घुमंतु लोग थे, घुमंतु समुदाय थे, वो एक जगह तो टिक कर रहते नहीं थे। आज गर्मी के मौसम में यहाँ है तो सर्दी के मौसम में यहाँ है, बरसात के मौसम में कहीं, तो उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था अंग्रेजी सरकार के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? ये उल्टे काम किया। हाँ, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में, कब? 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपनी अपराधी जनजाति अधिनियम, क्या 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया? अपराधी जनजाति अधिनियम क्या बनाया? अपराधी, क्या बनाया? अपराधी जनजाति अधिनियम। क्या? अपराधी जनजाति अधिनियम। जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम बनाया और पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। बहुत सारे समुदाय को इस कानून के तहत उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। कुदरती भी अपराधी और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? क्यों? आप बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि आपको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाए या कुदरती आपको जन्मजात घोषित कर दिया जाए? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसा? यस, आप बताओ क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? यस, यू।
देखो, डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखती थी। ऐसे करके एकदम जो गांव की पुलिस थी ना, सदा ही नजर रखती थी कि भाई नजरों नजरों में कहीं नजर ना उठ जाए। हाँ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब देखो चौथी बात क्या थी। चौथी बात क्या थी? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन जमीन पर भी कर लगाया, नहरों के पानी पर कर लगाया, नमक पर भी कर लगाया और खरीद फरोख्त की चीजों पर भी कर लगाया। यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। जो मवेशी थे ना, उन पर भी टैक्स वसूला जाएगा, ऐसा ऐलान कर दिया। और चरवाओं से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। एक एक जानवर पर। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। चरवाही टैक्स 19वीं सदी से ही क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती चली गई। 1850 से लेकर 1880 के दशकों तक, 1850 से लेकर 1880 के दशकों तक इनके बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। किसको? ठेकेदारी व्यवस्था ठेकेदारों को सौंपा जाता था। और ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे। जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे। क्लियर होगी बात? भाई एक बार ठेका दे दिया सरकार ने, और ठेका देने के बाद अब जो है वे लोग क्या कर सकते हैं? अपनी मनचाही से टैक्स वसूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार को उन्होंने पैसा दिया है उसको भी वसूल करना है और मुनाफा भी तो होना चाहिए, नहीं? वरना व्यापारी कैसे कहलाएंगे? तो 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चारवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सीधे जो कारिंदे थे उनके माध्यम से सीधे ही चरवाहों से डायरेक्ट चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। और हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हर एक चरवाहे को एक पास जारी किया गया। पास, जैसे गेट पास होता है ना, ऐसे एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उस पास में दर्ज किया जाता था। अब देखो इन बदलाव से चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। जो ये बदलाव आए, इन बदलाव से उनकी जिंदगी कैसे प्रभावित हुई? कैसे प्रभावित हुई? इन चीजों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरवाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। भाई जैसे जैसे सरकार ने क्या किया? अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया तो जगह की कमी हो गई, इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे। जैसे पहले आजादी थी ना भाई, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग देखभाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और अपना धनोपार्जन करते थे अच्छे से, ठीक? अब ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है ना? अब पहले जैसी आजादी नहीं रही। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरवाहों ने क्या किया? देखो, चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। ऐसा ही होता था ना भाई, एक समय तक एक इलाके में चराते थे और फिर उसके बाद कुछ समय बाद दूसरे इलाके में चले जाते थे। तब तक वो इलाका जहां से वो निकले हैं वो फिर से हरा भरा हो जाता था। फिर इधर गए, इधर चराया और फिर इधर के बाद कुछ समय बाद फिर इधर से वापस आ गए। तो फिर उस समय पे उस बीच में क्या होता था? वो इलाका हरा भरा हो जाता था।
ऐसे ही चलता था। लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदी और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, देखो क्या परिणाम हुआ इसका, जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाली अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। भाई अकाल पड़ गया तो मरने लगे। अब चरवाहों ने इन बदलाव, जो बदलाव आए, इन बदलाव का सामना कैसे किया? भाई सामना भी तो करना पड़ता है ना। सामना कैसे किया? तो इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या कम कर दी और बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरवाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने क्या किया, नए नए चरवाहा ढूंढ लिए, नई नई जगह ढूंढ ली, नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़। क्या? ऊंट। भाई रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका, ऊंट और भेड़ को कौन पालते हैं? राइका समुदाय, राइका, राजस्थान की है ना राइका। इन्होंने क्या किया, 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे, 1947 के बाद ना तो सिंध में शामिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। क्या करनी थी? उन्हें नई जगह तलाश करनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे। कहां जाने लगे? हरियाणा के खेतों में, हरियाणा की तरफ। कहां पर जाने लगे वे? हरियाणा की तरफ, हरियाणा के खेतों में जाने लगे। वहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे और इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत होती है। जब कटाई हो जाती है, कटाई होने के बाद खेत को क्या है, खाद की जरूरत होती है। तो अब ये जानवर यहाँ चरा सकते थे, अपने मवेशियों को चरा सकते थे और चराने के बाद जो इनका मलमूत्र निकलता था वो मलमूत्र से क्या होती थी, भाई खेत को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है ना। तो मलमूत्र से मिल जाती थी, जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती थी। जो जरूरत होती थी खाद की वो मवेशियों के मलमूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ साथ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, अब सारे चरवाहे तो एक जैसे नहीं होंगे भाई, जिनके पास पैसा तो उन्होंने जमीन खरीद ली और एक जगह मकान बनाकर रहने लगे और कुछ खेती करने लगे। लेकिन कुछ तो ऐसे भी थे ना चरवाहे जिनके पास पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। क्या रह गए? बनकर मजदूर। भाई मरता क्या ना करता, मजदूर बनकर रह गए। चरवाहे से क्या बन गए? अब मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे ना केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरवाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे में भी लग जाते हैं। और बहुत सारी पारिस्थितिक वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाकों में, पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। क्या है? चरवाही ही सबसे व्यावहारिक है। कम जानो लेकिन काम का जानो, कम बोलो लेकिन काम का बोलो। इज दैट क्लियर? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताओ? आपके मन में कुछ विचार उमड़ रहे हैं। देखो, विचारों की नदियों से भरा मन भी एक दरिया है। विचारों की नदियों से भरा मन भी है, क्या है? दरिया है। और आपके मन में कुछ विचार उमड़ रहे हैं, मैं जानता हूं, है ना? बोलो बोलो। नहीं बोलना, ठीक है, कम टू द पॉइंट। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए,
दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीके ने भी उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का डर्रा बदलने पर मजबूर कर दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव।